अध्याय 20 मौत तक की लड़ाई। एलेक्स को जमीन पर पड़े देखकर राघव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। खून, दर्द, ये सब उसके अंदर एक उन्माद को जगाता हुआ लग रहा था। मैं मर नहीं सकता, मैं मरना नहीं चाहता। जीवित रहने की आदिम प्रवृत्ति उसके भीतर उमड़ पड़ी, जिसने उसके शरीर को जकड़ रहे असहनीय दर्द को सुन्न कर दिया। एलेक्स के क्षण भर के लिए नीचे गिरने पर राघव ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। वह मुड़ा और अपना हाथ ऊपर उठाया और सीधे एलेक्स के चेहरे पर एक और विंड कैनन चला दिया। वूश! एलेक्स के चेहरे पर एक खूनी छेद बन गया। आहह! एलेक्स दर्द से कराह उठा, उसके चारों टेंटिकल्स हरकत में आ गए। उन्होंने नदी के किनारे से चिकने पत्थर उठाए और उन्हें इतनी ताकत से राघव की ओर फेंका कि पत्थरों से हवा में सीटियां बजने लगीं। राघव ने हमले को कम आंकने की हिम्मत नहीं की और तुरंत बचने के लिए एक तरफ हो गया। मैं तुम्हें कुचलकर मार डालूंगा। एलेक्स दहाड़ा, उसकी हताशा उसे पागलपन की ओर ले जा रही थी। उसने अपने टेंटिकल्स से और भी पत्थर पकड़े और उन्हें लगातार ताकत से राघव पर फेंकने लगा। इस अराजकता के बीच एलेक्स ने स्थिति का विश्लेषण करना शुरू किया। उसके सामने का युवा आदमी फुर्ती पर बहुत अधिक निर्भर करता हुआ लग रहा था। उस रेंज्ड अटैक के अलावा, जो किसी छिपे हुए हथियार की तरह काम कर रहा था, उस युवा में कोई अन्य खतरनाक क्षमता नहीं थी। एलेक्स ने तर्क दिया, अगर वह वास्तव में शक्तिशाली होता तो वह अब तक एक स्वचालित राइफल की तरह उस पर लगातार हमला कर चुका होता। राघव ने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब था कि उसकी क्षमताओं में काफ़ी ऊर्जा खर्च होती है। अपनी क्रूर शक्ल के बावजूद एलेक्स में गहरी समझ थी। आखिरकार सालों तक एक छोटा सा व्यवसाय चलाने ने उसकी परख करने की क्षमता को तेज कर दिया था। तुम्हारे पास अब कोई तरकीब नहीं बची है ना? एलेक्स ने राघव को उकसाने की कोशिश करते हुए व्यंग्य किया। राघव भावहीन रहा, उसकी अभिव्यक्ति को पढ़ना असंभव था। उसने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया और अपनी तर्जनी सीधे एलेक्स के चेहरे की ओर इंगित की। सहज प्रवृत्ति से एलेक्स ने अपने सिर को बचाने के लिए अपने टेंटिकल्स ऊपर उठा लिए, लेकिन अपना चेहरा बचाते हुए वह ये नहीं देख पाया कि राघव आगे क्या कर रहा है, और इस अनिश्चितता ने उसे बेचैन कर दिया। तेजी से सोचते हुए एलेक्स ने अपना ध्यान बांट लिया। जबकि उसके दो टेंटिकल्स उसके सिर की रक्षा कर रहे थे, बाकी दो ने और पत्थर उठाए और उन्हें राघव पर फेंका। एलेक्स का ध्यान बनता देखकर राघव ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने एक उड़ते हुए पत्थर से बचने के लिए अपना सिर थोड़ा झुकाया, फिर सूक्ष्मता से अपना निशाना नीचे की ओर बदल दिया। उसकी उंगली अब एलेक्स के प्राइवेट पार्ट्स की ओर इशारा कर रही थी। वूश! विंड कैनन आर पार हो गया। एलेक्स का पूरा शरीर हिंसक रूप से कांप गया, क्योंकि दर्द की एक विस्फोटक लहर उसे अभिभूत कर गई। वह चिल्लाने के लिए अपना मुंह चौड़ा कर, उसका चेहरा डर से विकृत हो गया। उसने पूरी लड़ाई अपने सिर पर हमले से बचाव में बिता दी थी। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि राघव उसके छोटे एलेक्स पर निशाना लगाएगा। आहह! जैसे ही एलेक्स चिल्लाया, उसका ध्यान टूट गया। दर्द के उस क्षण में राघव एक भूत की तरह आगे बढ़ा और भयानक गति से दूरी को कम कर दिया। बढ़ते खतरे को भांपते हुए एलेक्स की आदिम जीवित रहने की प्रवृत्ति सक्रिय हो गई। उसके चारों टेंटिकल्स ने एक साथ वार किया, जिसका लक्ष्य राघव को खत्म करना था। मर जा, कमीने! बूम! एलेक्स के टेंटिकल्स ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन उनका सामना एक अचानक बनाई गई बर्फ की दीवार से हुआ। टक्कर से दीवार टुकड़ों में बिखर गई, जिससे बर्फ के टुकड़े चारों दिशाओं में उड़ गए। इससे पहले कि एलेक्स समझ पाता कि क्या हुआ, राघव पहले ही उस खाली जगह से निकल चुका था। जब एलेक्स ने फिर से अपना ध्यान आगे की ओर मोड़ा, तो उसने जो देखा वह था एक अकेली उंगली। एक उंगली सीधे उसकी आंख पर इशारा कर रही थी। रुको! उस एक पल में पछतावे ने एलेक्स के दिमाग को भर दिया। वूश! विंड कैनन उसकी बाईं आंख को छेद गया, पीछे एक खूनी छेद छोड़ गया। एलेक्स का शरीर अकड़ गया और वह पीछे की ओर गिर गया। उसका कभी अभिमानी रूप अब बेजान था। वह कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि एक डॉक्टर ऑक्टोपस स्तर की महाशक्ति होने के बावजूद वह एक तुच्छ लगने वाले युवा के हाथों अपनी मौत पाएगा। उसने कुछ ही दिनों के लिए खुद को एक सरदार के रूप में शासन किया था, और वह इतनी अचानक और बेतुकी मौत मर गया। खांसी, खांसी! एलेक्स को गिरते देखकर राघव ने तुरंत खून के कुछ घूंट थूक दिए, लेकिन उसने खुद को एक पल का भी आराम नहीं दिया। उसने जमीन से एक बड़ा पत्थर उठाया, एलेक्स की लाश की ओर लड़खड़ाता हुआ गया और पत्थर को ऊंचा उठाया। बैम! 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 हर बार जब पत्थर नीचे आता, एलेक्स के टेंटिकल्स अजीब बेजान ऐंठन में कांपते। राघव तब तक नहीं रुका जब तक कि सारी हलचल बंद नहीं हो गई। तभी वह जमीन पर गिर गया, हाँफते हुए। हफ! हफ! जैसे ही एड्रेनालाइन कम हुआ, राघव के शरीर में दर्द की लहरें दौड़ गईं। लड़ाई की तीव्रता को देखते हुए वह भाग्यशाली था कि उसकी कोई हड्डी नहीं टूटी थी, लेकिन वह अपने शरीर में आंतरिक चोटों और कई बाहरी घावों को महसूस कर सकता था। अचानक आसमान में एक अजीब रोशनी चमकी, जिसने उसकी आंखें पकड़ लीं। उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। धत! इस बीच
ट्रेन में वापस पूनम कॉरिडोर में गहरी दबी हुई थी। उसकी नसें तनावपूर्ण थीं क्योंकि वह कॉकपिट के दरवाजे को देख रही थी जिस पर बार बार जोर से मारा जा रहा था। दरवाज़ा खोलो, अभी खोलो। बैंग बैंग बैंग। एक पीले बालों वाला गुंडा विंडशील्ड पर चढ़ गया, अपनी हैंडगन के बल से पूरी ताकत से शीशे पर मार रहा था। हालांकि एलेक्स द्वारा पहले की गई शुरुआती दरारों के अलावा विंडशील्ड को कोई नुकसान नहीं हुआ। हट जाओ कमीने। एक और आदमी ऊपर चढ़ा, पीले बालों वाले गुंडे को लात मारकर एक तरफ कर दिया। मुंह में सिगरेट लिए हुए उसने एक असॉल्ट राइफल को विंडशील्ड पर निशाना बनाया और गोलियों की एक बौछार शुरू कर दी। रैटे टैट टैट, चिनगारियां उड़ी और भटकती हुई गोलियां शीशे से उछलकर वापस आ गईं। धत, ये चीज़ बहुत मजबूत है। क्या ये बुलेट प्रूफ ग्लास है? ध्यान दे आशु, गोलियों की आंखें नहीं होती हैं। दरवाज़ा भी नहीं हिलेगा जब तक हमारे पास काटने का कोई औजार न हो। काटने का औजार मुझे अभी कहाँ मिलेगा? भूल जाओ, चलो अभी के लिए चले जाते हैं। रात होने वाली है। रात होने का जिक्र सुनते ही गुंडों का समूह एक पल के लिए रुक गया। वह आदमी तो एलेक्स की वजह से वैसे भी मर चुका है। वह लड़की डिब्बाबंद मांस की तरह है। हम कल बेहतर औजारों के साथ उसके लिए वापस आएंगे। हे, चिंता मत करो, मैंने पटरियों पर कुछ पत्थर जमा कर दिए हैं। वह ट्रेन कहीं नहीं जाने वाली। ओह आशु, शॉ परिवार की कार के बारे में जिसका इस्तेमाल एलेक्स ने सड़क को रोकने के लिए किया था। काफिले में कोई जगह नहीं बची है। हमें क्या करना चाहिए? क्या उन्हें कहीं बैठने दें? बैठने दें? दफा हो, उन्हें कहो कि दूर हो जाएं। वे वैसे भी ज्यादा कुछ नहीं लाए, अपने पूरे परिवार को घसीट कर ला रहे हैं। ठीक है, हम उन्हें छोड़ देते हैं। कोसते और बड़बड़ाते हुए समूह आखिरकार चला गया। ट्रेन के अंदर पूनम घड़ी को देख रही थी। उसकी सुइयां एक एक करके आगे बढ़ रही थीं। उसका दिल उसके गले में अटका हुआ था। क्या वह मर गया? रात हो रही है, मैं क्या करूं? उसका चेहरा तनाव में था। उसका शरीर जम गया था क्योंकि उसने दरवाजे के पास लगे लीवर को कसकर पकड़ा हुआ था, खुद को तर्कसंगत बने रहने के लिए मजबूर कर रही थी। 10 मिनट बाद बाहर से अचानक फ्रैंटिक नॉकिंग की आवाज़ें गूंजीं। घबराकर पूनम ने सोचा कि यह राघव हो सकता है और जवाब देने ही वाली थी कि दूसरी तरफ से एक महिला की अर्जेंट आवाज़ रो पड़ी। क्या कोई है? कृपया, क्या कोई अंदर है? मैं आपसे भीख मांग रही हूँ, मेरे परिवार को अंदर आने दो। मिस, एक चश्मा पहने आदमी कॉकपिट के पास की खिड़की पर चढ़ा। जब उसने पूनम को देखा तो उसने तुरंत विनती की, कृपया क्या आप दरवाज़ा खोल सकती हैं और हमें छिपने के लिए अंदर आने दे सकती हैं? रात होने वाली है, मैं आपसे भीख मांग रही हूँ। बाहर महिला ने हताशा में विलाप किया। उसके रोने के बीच एक बच्चे का तीखा रोना हवा में गूंज उठा। उसकी वाह वाह की आवाज़ें रूह कंपा देने वाली थीं। मिस कृपया, हम कुछ नहीं खाएंगे, हम कुछ नहीं लेंगे। हमें बस छिपने के लिए एक जगह चाहिए। हमारी कार नष्ट हो गई है, हमारे पास कहीं और जाने की जगह नहीं है। सिस्क सिस्क, कृपया, मैं आपसे भीख मांग रही हूँ, थोड़ी दया दिखाओ। यहाँ यहाँ, महिला की आवाज़ हिस्टीरिकल हो गई। अगर आपको हम पर भरोसा नहीं है तो क्या आप कम से कम मेरे बच्चे को बचा सकती हैं? वह बहुत छोटा है, वह ज़्यादा नहीं खाएगा। कृपया कृपया, मैं आपसे भीख मांग रही हूँ। महिला की चीखें, आदमी की विनतियाँ, बच्चे की चीखें, ये सभी आवाज़ें पूनम पर हमला कर रही थीं। एक कोने में दुबकी हुई उसने अपने कानों पर हाथ रख लिए। उसके चेहरे से चुपचाप आंसू बह रहे थे। अंदर वह चिल्ला रही थी, इसे रोको, कृपया चिल्लाना बंद करो। कॉकपिट में घड़ी टिक टिक करती रही। धीरे धीरे चीखें फीकी पड़ गईं। हताश नॉक करना बंद हो गया। रात हो चुकी थी। अध्याय 21। शिक्षक। जैसे ही एक पल में रोशनी धीमी हुई, पूनम घुटनों के बल चलती हुई कॉकपिट में घुस गई। राघव के फ़ोन की टॉर्च का इस्तेमाल करके उसने तुरंत ट्रेन की यात्रा दूरी की जांच की। फिर वह वापस कोने में आए, अपनी नोटबुक निकाली और कांपते हुए सावधानी से दर्ज किया। पहला दिन, भोपाल शहर से प्रस्थान, यात्रा का समय 50 मिनट, दूरी 54 किलोमीटर, दिन के उजाले का समय शाम के 4 बजे से शाम के 6:45। पूनम की आंखें लगातार कांप रही थीं और उसका पूरा अस्तित्व ढहने की कगार पर था। वह किसी भूत के साए में थी, खुद को बाहर क्या हो रहा है ये सोचने से रोक रही थी। उसने राघव के बारे में, उस 3 लोगों के परिवार के बारे में, बाहर के अंधेरे के बारे में और खासकर अपनी आसन मौत के बारे में न सोचने की कोशिश की। अचानक कॉकपिट का दरवाज़ा अपने आप खुल गया और गलियारे की बत्तियां जल उठीं। घबराकर पूनम फर्श पर पीछे गिर गई। दरवाज़ा खुला और राघव खून से लथपथ और एक छोटा ब्लेड पकड़े हुए अंदर कूद पड़ा। पूनम बहुत खुश हुई। वह तुरंत उठी और दरवाज़ा कसकर बंद कर दिया और ताला लगा दिया। फिर हॉलवे में रोशनी को बाहर के अंधेरे में जाने से रोकने के लिए उसने कॉकपिट में जाने वाला छोटा दरवाज़ा भी बंद कर दिया। राघव, राघव, क्या तुम ठीक हो? पूनम गाड़ी में घुटनों के बल बैठी, राघव को सदमे में देख रही थी, जो अब घावों से भरा हुआ था। मैं मरा नहीं,
राघव ने पीछे से एक पानी की बोतल पकड़ी, उसे खोला और बड़े घूंटों में आधा पानी पी गया, जिसके बाद उसने आखिरकार गहरी सांस ली। उसे इतनी खून से लथपथ हालत में देखकर पूनम ने उसे पोंछने के लिए जल्दी से एक तौलिया निकाला, लेकिन राघव ने उसकी कलाई पकड़ ली। आह, क्या हुआ? पूनम ने हैरानी से ऊपर देखा। राघव की गहरी नज़रें उसकी तरफ थीं। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं और उसने तीखे लहजे में उससे सवाल किया, तुमने पहले दरवाज़ा क्यों नहीं खोला? सच में? राघव कुछ देर से ऊपर चढ़ रहा था। हालांकि वह घायल था, वह जानता था कि आशु और उसका समूह निश्चित रूप से रात से पहले चले जाएंगे। इसलिए वह ढलान पर थोड़ी देर छिपा रहा। इस दौरान उसने अपना छोटा ब्लेड भी ढूंढा। पूनम ने उसे देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं। उसकी गंभीर अभिव्यक्ति देखकर उसने अपने होंठ काट लिए, अपनी नज़रें नीचे कर लीं और एक पल की चुप्पी के बाद धीरे से जवाब दिया, अगर मैंने दरवाज़ा खोल दिया होता तो क्या तुम मुझे भी बाहर नहीं फेंक देते? हाँ। राघव की आवाज़ बर्फ की तरह ठंडी थी। पूनम की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। राघव का बेबाक जवाब सुनकर वह ढीली पड़ गई, कमज़ोर होकर दीवार से सट गई। उसकी आंखें दर्द से भर गईं क्योंकि उसने उन्हें कसकर बंद कर लिया और उसके चेहरे से चुपचाप आंसू बहने लगे। राघव ने एक छोटी आह भरी। पूनम को रोते हुए देखकर उसने आखिरकार बोला, तुमने दया के कारण हिचकिचाई, मैं ये समझता हूँ। इंसान के तौर पर जब हम दूसरों के दुख को अनदेखा करते हैं तो थोड़ी भी विवेक वाली आत्मा को दर्द महसूस होता ही है। उसके शब्दों को सुनकर पूनम की भावनाएं पूरी तरह से बिखर गईं। वह राघव की बाहों में गिर गई, उसके पतले कंधे कांप रहे थे। उसकी सिसकियां एक बेकाबू विलाप में बदल गईं, जो दिल टूटने और पछतावे से भरा था। वह बिना किसी रोक टोक के रोई, जैसे कोई बच्चा एक भयानक गलती को स्वीकार कर रहा हो। मुझे सच में नहीं पता था कि क्या करना चाहिए। राघव ने धीरे से उसके कांपते हुए शरीर को पकड़ा और धीमी आवाज में कहा, बौद्ध धर्म में एक कहावत है, दूसरों को बचाने से पहले खुद को बचाओ। खुद को बचाने से पहले अपने दिल को बचाओ। अगर ईश्वर मदद नहीं करेगा तो खुद की मदद करो। अगर तुम खुद की रक्षा नहीं कर सकती तो तुम किसी और की रक्षा नहीं कर सकती। अगर तुमने दरवाज़ा खोल दिया होता तो न केवल वे 3 लोग मरते, बल्कि तुम भी मर जाती और मुझे भी साथ ले जाती। मुझे पता है। पूनम रोई, उसका आंसू से भरा चेहरा आत्मदोष और अपराध बोध से भरा था। लेकिन मैंने बच्चे को रोते हुए सुना। वह बच्चा, वह कुछ ही महीनों का लग रहा था। उसके अंदर स्वाभाविक रूप से एक मातृत्व की भावना उमड़ पड़ी। उस पल पूनम को लगा कि वह एक राक्षस में बदल गई है, एक निर्मम शैतान में। राघव पूनम के लगभग पूरी तरह से टूटने को देख रहा था। उसकी अभिव्यक्ति भावहीन थी। एक हल्की आह के साथ उसने कहा, अगर मैं तुमसे कहूं कि यह सब नकली था तो तुम क्या सोचोगी? पूनम अभी भी उसकी बाहों में दबी हुई और सिसक रही थी, उसके शब्दों को सुनकर थम गई। धीरे धीरे उसने अपनी आंसू भरी धुंधली आंखों से ऊपर देखा और पूछा, तब तुमने क्या कहा? राघव की नज़रें थोड़ी तीखी हो गईं क्योंकि उसने समझाया, हम कजान स्टेशन के ठीक पास हैं। ट्रेन के बिना भी सबसे सुरक्षित विकल्प स्टेशन में छिपना होता। लेकिन जैसे ही वह समूह चला गया, वह 3 लोगों का परिवार दरवाजे पर आ गया। ये बहुत जानबूझकर था। और क्या तुमने कभी किसी माँ को जानबूझकर अपने बच्चे को रुलाने के लिए चुटकी काटते देखा है? ये सुनकर पूनम की पुतलियां हिंसक रूप से कांप उठीं। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे और उसका चेहरा अविश्वास से भरा था। तुम कह रहे हो? वे झूठ बोल रहे थे। राघव ने एक लाचारी भरी मुस्कान दी। सुश्री पूनम, आपने भेड़िया आया की कहानी तो सुनी ही होगी, है ना? अगर मैं गलत नहीं हूं तो उस 3 लोगों के परिवार को जानबूझकर उस समूह ने हमें दरवाज़ा खोलने के लिए भेजा था। प्रलय के समय हर कोई अपनी जान से डरता था। दूसरों की सहानुभूति का फायदा उठाना वाकई एक प्रभावी रणनीति साबित हुई थी। और ऐसा हुआ कि राघव ने ठीक 1 दिन पहले एक ऐसी ही स्थिति का अनुभव किया था। राघव का स्पष्टीकरण सुनकर पूनम ने सदमे में अपना मुंह ढांक लिया। उसे विश्वास करना मुश्किल लगा कि लोग इतने नीच हो सकते हैं। फिर उसने निर्देशक सुकांता के बारे में सोचा और एक कपकपी उसके शरीर से होकर गुजरी। उसे लगा कि वह बहुत भोली थी। इस पल में उसने वास्तव में मानवीय दुर्भावना की गहराई को समझा। पूनम पूरी तरह से थकी हुई महसूस कर रही थी, उसकी आंखें खाली और बेजान थीं। राघव ने उस पर एक नज़र डाली। उसे यह स्वीकार करना पड़ा, उसकी प्रतिक्रिया से उसे कुछ राहत मिली। वह अच्छी तरह समझता था कि प्रलय में लोग कितने धोखेबाज हो सकते हैं। अगर पूनम दयालु होती, यहाँ तक कि उससे दरवाज़ा खोलने की विनती करती, तो वह उसे पूरी तरह से छोड़ने में ज़रा भी हिचकिचाता नहीं। वह ऐसे साथी पर ट्रेन की सुरक्षा के लिए भरोसा नहीं कर सकता था। लेकिन इस घटना ने पूनम के बारे में उसके दृष्टिकोण में एक सूक्ष्म बदलाव ला दिया। कम समय में इस महिला ने, जो कभी सभी द्वारा पसंद की जाने वाली एक कैंपस क्वीन थी, ने असाधारण साहस दिखाया था। ये साबित हुआ कि वह सिर्फ अत्यधिक बुद्धिमान नहीं थी, बल्कि उसमें असाधारण लचीलापन भी था। ईमानदारी से कहूं तो राघव को उसके लिए एक हल्की प्रशंसा महसूस हुई।
क्या मैं बस बहुत बेवकूफ़ हूँ? पूनम ने एक लंबी चुप्पी के बाद खामोशी तोड़ी। राघव ने अपनी मुद्रा ठीक की और हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, बहुत बेवकूफ़ और बहुत भोली। उसके मूल्यांकन को सुनकर पूनम की अभिव्यक्ति आत्मनिंदक हो गई और उसने एक चुपचाप हंसी छोड़ी। राघव, जो अभी अभी एक क्रूर लड़ाई से बचा था, काफी दर्द में था। उसने कोने की तरफ देखा जहां उनका सामान रखा था और पूछा, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? तुमने कुछ खाया क्यों नहीं? उसके शब्दों पर पूनम की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने गंभीरता से जवाब दिया, आपने आपने मुझे खाने की इजाज़त नहीं दी। राघव की नज़र उसे देखते हुए अजीब हो गई। उसकी अभिव्यक्ति में मनोरंजन और अविश्वास का मिश्रण था। सुश्री पूनम, तुम बहुत प्यारी हो। इसका क्या मतलब है? पूनम ने पजल्ड होकर पूछा। मेरा मतलब है, सुश्री पूनम, अभी मुझे तुम्हारे साथ सोने का मन कर रहा है। क्या? राघव के बेबाक बयान से पूनम पूरी तरह से अवाक रह गई। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाती, राघव ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। वह तुरंत घबरा गई, एक डरे हुए खरगोश की तरह छटपटाने लगी और हकलाकर बोली, रुको, राघव, क्या तुम घायल नहीं हो? आह, क्या यह अभी करना जरूरी है? रुको, तुम खून से लथपथ हो। राघव, मैंने ये कभी नहीं किया। रुको, रुको, मेरे बैग में वह है। रात स्याही की तरह काली थी और बाहर बर्फ के फाहे धीरे धीरे घूम रहे थे। हालांकि कुछ दूर एक सोफे पर एक जवान लड़की सो रही थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसकी नाजुक बाहें धीरे धीरे सिकुड़ने लगीं। अध्याय 22, विनाशकारी काफिला। बीप बीप। डिब्बा नंबर 1 के अंदर राघव एक आरामदायक मेमोरी फोम के गद्दे पर लेटा हुआ था, अपनी बाहों में मौजूद व्यक्ति की कोमल गर्मी का आनंद ले रहा था। 2 लगातार रातों तक बिना सोए रहने के बाद आखिरकार उसे थोड़ी अच्छी नींद मिली थी। उसने समय देखा, दोपहर के 2 बजे बज चुके थे। सौभाग्य से रात शांतिपूर्ण और बिना किसी घटना के बीती थी। बाहर अभी भी अंधेरा था। राघव ने अपनी घड़ी को सूर्योदय के ठीक समय का पता लगाने के लिए पहले से ही सेट कर रखा था। रात बहुत लंबी थी और वे बहुत ज्यादा सोए थे। उसके ऊपर लेटी हुई महिला पूनम पहले ही जाग चुकी थी। वह चुप रही, लेकिन जब राघव हिला तो वह बुरी तरह से शर्मा गई और जब उसने धीमी आवाज में उससे कहा, लगता है उन्होंने पटरियों को पत्थरों से रोक दिया है। राघव ने उसे अपनी बाहों में खींचा, अपना सिर नीचे किया और उसके सुगंधित होंठों पर एक हल्की चुंबन दी। उसने जवाब दिया, मुझे पता है, मैं ट्रेन में चढ़ने से पहले ही इससे निपट चुका था। पूनम शर्म महसूस करते हुए उसकी बाहों से निकल गई। उसने यात्रा लॉगबुक उठाए और खुद से बात करने लगी। कजान स्टेशन से दूरी को गिनते हुए हमने कल 54 किलोमीटर की दूरी तय की। बचे हुए लोगों द्वारा साझा की गई जानकारी के आधार पर आज शाम के 5 बजे तक दिन का उजाला वापस आ जाना चाहिए। उनकी अंतरंग रात के बाद वह बात करते समय राघव को सीधे देखने से बच नहीं पा रही थी। देखते हैं, राघव ने अपनी घड़ी पर नजर डालते हुए कहा। ये दूरी एक महत्वपूर्ण बदलाव को नोटिस करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है। चूंकि बाहर अभी भी घोर अंधेरा था, दोनों ने अपनी आवाज़ धीमी रखी क्योंकि उन्होंने जल्दी से भोजन और पानी निकाला। राघव कॉरिडोर से सटकर खड़ा हो गया, एक हाथ फर्श पर दबाते हुए वह बाहर की स्थिति का पता लगा रहा था। उसने अपनी चोटों की जांच करने के लिए भी एक पल लिया और जैसा कि अपेक्षित था, उसकी रिकवरी आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। एक क्षमता धारक के रूप में उसका शरीर एक साधारण व्यक्ति के शरीर से गुणात्मक रूप से अलग था। इसके अलावा कल एलेक्स के साथ हुई जीवन मरण की लड़ाई के बाद राघव की विंड कैनन क्षमता में काफी सुधार हुआ था। विंड कैनन LV.2510 आइस शील्ड LV.6110। कल की लड़ाई ने राघव को उसकी परम सीमाओं तक धकेल दिया था। पहली बार उसे पता चला कि वह कितना निर्दयी और निर्णायक हो सकता है, महत्वपूर्ण क्षणों में एक कपकपी भरी शांति बनाए रखता है। उसने खुद को अपनी ही शांत चित्तता से प्रभावित पाया। समय बीतता गया। राघव ने अपनी घड़ी को देखा, जैसे ही मिनट गुजरते गए। दोपहर के 3 बजे अभी भी अंधेरा। शाम के 4 बजे अभी भी कोई दिन का उजाला नहीं। जितनी देर से सूर्योदय होगा, उतनी ही तेजी से उन्हें भागने की जरूरत होगी। राघव को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि दिन के उजाले के समय में कोई बदलाव न हो। ये वास्तव में निराशाजनक होगा। तापमान पहले ही 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास गिर चुका था। राघव और पूनम दोनों ने गर्म रहने के लिए लंबी बांह के कपड़े पहन लिए। शुक्र है उसने फर्नीचर स्टोर से ढेर सारे नए रजाई और मेमोरी फोम के गद्दे लूट लिए थे, वरना उन्हें इस जमा देने वाले मौसम में ठंडे कठोर बिस्तरों पर सोना पड़ता। आखिरकार शाम के 4:48 पर आसमान में रोशनी की एक लकीर चमकी। अंधेरा अचानक पीछे हट गया और डूबता हुआ सूरज क्षितिज पर लटका हुआ था। दिन हो गया। पूनम खुशी से चिल्लाई, उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। दिन का उजाला शाम के 5 बजे के अनुमानित समय से 12 मिनट पहले आ गया था, जो एक छोटा लेकिन आशाजनक संकेत था कि वे ध्रुवीय रात से बच रहे थे। राघव ने कॉरिडोर का दरवाजा खोला और वह और पूनम एक साथ कॉकपिट में चले गए।
उन्होंने बाहर की सूरज की रोशनी को देखा, उनकी आंखें आश्चर्य और चिंता दोनों से भरी थीं। खुशी इस बात की थी कि दिन का उजाला उम्मीद से पहले आ गया था, जिससे ये पुष्टि हुई कि वे वास्तव में अंतहीन रात से बचने में प्रगति कर रहे थे। चिंता इस बात की थी कि केवल 12 मिनट का सुधार एक बाल्टी में एक बूंद जैसा था। पूनम ने जल्दी ही अपनी शांत चित्तता वापस पा ली। यात्रा लॉगबुक उठाते हुए उसने गणना शुरू की। अगर दिन का उजाला 12 मिनट पहले आया और हमने कल केवल 54 किलोमीटर की दूरी तय की, तो कल शाम के 5 बजे दिन के उजाले तक पहुंचने के लिए हमें कम से कम 270 किलोमीटर की यात्रा करनी होगी। कमोबेश यही है, राघव ने सिर हिलाया। ये हमने सुनी गई प्रसारण जानकारी से मेल खाता है, लेकिन बहुत ज्यादा आशावादी मत बनो। हम एक सीधी रेखा में यात्रा नहीं कर रहे हैं और 270 किलोमीटर की दूरी तय करने में हमारी वर्तमान गति से कम 3 घंटे लगेंगे जब तक कि हम गति न बढ़ाएं। उसके शब्दों पर पूनम की अभिव्यक्ति मंद हो गई। हाँ, लेकिन हम बहुत तेज नहीं जा सकते। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कोई फिर से कारों या पत्थरों से पटरियों को रोकने की कोशिश नहीं करेगा। केवल 2 दिनों में उन्हें लगातार खतरों का सामना करना पड़ा था, हर बार मौत के पास से गुजरते हुए। इस विचार ने पूनम पर भारी बोझ डाला, उसे चिंता से भर दिया। रोम अनंत ट्रेन का 10 सिलेंडर भारी गैस टर्बाइन इंजन दहाड़ के साथ चालू हो गया। राघव ने ड्राइवर की सीट ली और पूनम की ओर देखा। सुश्री पूनम, कसकर पकड़ लो। राघव को अभी भी उसे सुश्री पूनम कहते सुनकर पूनम को अजीब और बेचैनी महसूस हुई। आखिर वे दोनों पहले ही, क्या उसे किसी तरह का कोई फेटिश था? क्या वह उस वर्जित शिक्षक छात्र गतिशीलता में दिलचस्पी रखता था? पूनम के अति सोच से अनजान राघव ने ट्रेन को उल्टा चलाना शुरू कर दिया। ट्रेन को पीछे जाते देखकर पूनम की अभिव्यक्ति सदमे में बदल गई। हम उल्टा जा रहे हैं? हाँ, राघव ने गंभीरता से जवाब दिया। हम चीजों की जांच करने के लिए कजान स्टेशन वापस जा रहे हैं। एलेक्स की मौत के साथ उसका काफिला अपने नेता के बिना अराजकता में पड़ना तय था, खासकर जैसे जैसे रात करीब आ रही थी। एलेक्स एक क्षमता धारक के बिना बंदूक वाले कोई भी बचे हुए गुंडे राघव और पूनम के लिए बहुत कम खतरा पैदा करते थे जब तक कि वे ट्रेन में रहते। उसने पहले ही उनके नेता को मार गिराया था, कुछ पुरस्कार नहीं बटोरना बेकार लगता। इसके अलावा राघव को अब आशा की एक हल्की भावना महसूस हुई। अगर वे बस आगे बढ़ते रहे तो वे वास्तव में ध्रुवीय रात से बच सकते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने महीनों तक इस नरक जैसे अस्तित्व को सहा था, ये निस्संदेह एक उत्साहजनक संकेत था। क्लैंग क्लैंग, ट्रेन की आवाज़ पटरियों पर लगातार गूंजती रही। थोड़ी देर में भारी इंजन धीरे धीरे कजान स्टेशन में वापस आ गया और जिस दृश्य ने राघव और पूनम का स्वागत किया उससे उनकी अभिव्यक्ति पूरी तरह से बदल गई। प्लेटफॉर्म पूरी तरह से खंडहर में था। ओएसिस काफिला पूरी तरह से खत्म हो गया था। वहां खड़ी ऑफ रोड गाड़ियां और जीपें भयानक खून के धब्बों से लिप्त थीं, जबकि स्टेशन की जमीन व्यावहारिक रूप से लाल रंग में डूबी हुई थी। काफिले के कई सदस्य पहले ही ज़ोंबी में बदल चुके थे, उनके शरीर पूरी तरह से काले पड़ चुके थे। वे वहां कराहते हुए खड़े थे, बेजान लेकिन भयानक। उनमें से पूनम ने एक ज़ोंबीकृत आदमी को पहचाना। ये वही चश्मा पहने सीमिंगली कल्चर्ड मिडिल एजेड मैन था जिसने पिछले दिन 3 लोगों के नकली परिवार के पिता होने का नाटक किया था। कौन कल्पना कर सकता था कि केवल एक रात में हर कोई मर जाएगा? राघव, देखो, पूनम हाँफने लगी, स्टेशन के वेटिंग हॉल की ओर इशारा करते हुए। अपेक्षाकृत छोटा वेटिंग हॉल लगभग पूरी तरह से ओवररन हो चुका था, लेकिन जिस चीज ने दोनों को सबसे ज्यादा चौंकाया वह वेटिंग हॉल के प्रवेश द्वार के पास बिखरे हुए कई बड़े कीड़े जैसे पैर थे। पूनम का चेहरा पीला पड़ गया। हे भगवान, ये किस तरह का राक्षस है? राघव ने भान चढ़ा ली, उसके विचार वेयरहाउस 14 के पास देखे गए कीड़े जैसे प्राणी की ओर मुड़े। एक कपकपी उसके भीतर दौड़ गई। उसने कल 50 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की थी। क्या यह उन तक पहुंच गया था? राघव के पास अभी भी उस अजीब प्राणी या पीले रंग के विशालकाय के बारे में कोई सुराग नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वे रात के अंधेरे में कहीं से भी दिखाई दिए, केवल सूर्योदय के साथ पूरी तरह से गायब हो गए। अगर उनके ठीक सामने बड़े कीड़े के पैर नहीं होते तो कौन विश्वास करता कि इस तरह के भयानक राक्षस अचानक इस दुनिया में उभर सकते हैं। ट्रेन की खिड़की से सटकर राघव ने कुछ देर के लिए दृश्य को ध्यान से देखा और आखिरकार बोला, डरो मत, अब दिन है, इसलिए ये चीजें बाहर नहीं आनी चाहिए। फिर भी आंतरिक रूप से वह कोस रहा था। उसने अभी अभी रात में यात्रा करने पर विचार करना शुरू किया था और अब वास्तविकता ने उसके चेहरे पर एक तमाचा जड़ दिया। अगर ये जीव उसका पीछा कर रहे थे तो वह स्वतंत्र रूप से कैसे यात्रा कर सकता था? क्या हम अभी भी नीचे जा रहे हैं? पूनम ने हिचकिचाते हुए पूछा। हाँ, राघव ने अपने दांत पीस लिए। चूंकि वे पहले ही यहाँ आ चुके थे और ओएसिस काफिला गिर चुका था, यह उनके बचे हुए सामान को बटोरने का एक सही अवसर था। ठीक है, मैं भी जाऊंगी। पूनम ने अपनी मुट्ठी कस ली, लेकिन राघव ने एक उठे हुए हाथ से उसे रोक दिया। रुको,
मुझे पहले जाने दो, मैं उन ज़ोंबी का ध्यान रखूंगा और फिर तुम नीचे आ सकती हो। ठीक है, पूनम ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया। अपनी छोटी ब्लेड पकड़े हुए राघव ने ट्रेन के कॉकपिट का दरवाज़ा सक्रिय किया और नीचे कूद गया। जिस पल वह उतरा उसने कई विंड कैनन चलाए जिससे प्लेटफॉर्म पर मौजूद ज़ोंबी के सिर साफ साफ उड़ गए। हालांकि क्षमता में कुछ ऊर्जा खर्च होती थी, राघव ने किसी और चीज़ को खतरे में डालने का जोखिम नहीं लेना पसंद किया। विंड कैनन शांत थी, जिससे यह अचानक हमलों के लिए आदर्श थी। थर्ड 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 एक एक करके ज़ोंबी गिर गए। तभी राघव ने हवा में खून की ओवरवेलमिंग दुर्गंध को महसूस किया। उसने घृणा से अपनी भौहें सिकोड़ लीं। प्लेटफॉर्म गोलियों के छेदों से भरा हुआ था और कटे हुए अंगों से अटा पड़ा था। जाहिर है, पिछली रात यहाँ एक क्रूर लड़ाई हुई थी। इन जीवों की राक्षसीता को पहली बार देखने के बाद राघव को यकीन था कि नियमित आग्नेयास्त्रों ने उन्हें नुकसान पहुंचाने में बहुत कम काम किया होगा। ये दृश्य केवल इस बात की पुष्टि करता था कि काफिले का प्रतिरोध कितना व्यर्थ रहा होगा। अध्याय 23 ट्रेन की नन्ही चोरनी। उफ, वह दिल दहला देने वाला दृश्य आखिरकार पूनम की मनोवैज्ञानिक सुरक्षा को तोड़ गया। जैसे ही वह ट्रेन से नीचे उतरी, खून की बदबू एक दीवार की तरह उससे टकराई और वह तुरंत सूखी उल्टी करने लगी। राघव उसे सांत्वना देने ही वाला था, लेकिन उसने अपना हाथ उठाया और कहा, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। उसका चेहरा मौत की तरह पीला था, लेकिन राघव बता सकता था कि वह अपने सामने के भयानक दृश्य के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए बहुत प्रयास कर रही थी। ये समझते हुए उसने और कुछ नहीं कहा। सावधान रहना, अभी भी बचे हुए लोग हो सकते हैं, या और ज़ोंबी। पूनम ने सिर हिलाया और दोनों ने प्लेटफॉर्म पर खड़ी ऑफ रोड गाड़ियों से सामान बटोरना शुरू कर दिया। लगभग तुरंत उन्हें ओएसिस काफिले द्वारा पहले से जमा किया गया पानी और भोजन का एक बड़ा भंडार मिला। इतना सारा खाना है। जानबूझकर जमीन पर पड़ी लाशों को देखने से बचते हुए पूनम ने कार के दरवाजे खोले और सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। राघव ने अपनी नज़र चारों ओर घुमाई। यहाँ ज़्यादातर सामान अपेक्षाकृत सही सलामत था, जिससे उसकी भौहों में शिकन आ गई। उसने अनुमान लगाया कि ओएसिस काफिले का पतन मानव हमलावरों के कारण नहीं हुआ था, अन्यथा सामान पहले ही लूटा जा चुका होता। उसकी आंखें पास बिखरे हुए विशाल कीड़े के पैरों पर पड़ीं और उसका दिल बैठ गया। रोम, राघव ने डिब्बा नंबर 3 का हाइड्रोलिक लिफ्ट गेट खोला और पूनम को बुलाया, समय कम है, अभी सब कुछ अंदर फेंक दो, हम इसे रास्ते में ठीक कर लेंगे। समझ गई। और इस तरह दोनों ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया, तबाह हो चुके काफिले से हर उपयोगी सामान को बटोरते हुए। हालांकि राघव को यह उम्मीद नहीं थी कि पूनम, जो हर कुछ कदमों पर हिचकी ले रही थी और लगातार भौहों में शिकन डाल रही थी, अब संसाधनों को खोजने के उत्साह में पूरी तरह से डूब गई थी। उत्साहित होकर वह कारों और ट्रेन के बीच आगे पीछे जा रही थी, सामान ढो रही थी जैसे कि वह पूरी तरह से स्थिति के अनुकूल हो गई थी। एक पल में उसने राघव को उत्साहित होकर बताया कि उसे इंस्टेंट नूडल्स का एक बड़ा डिब्बा मिला है। एक और पल में उसने कई डिब्बे बंद भोजन पाकर खुशी से जयकार की। फिर कारों में से एक से वह किसी तरह बोतलों और कंटेनरों से भरी एक टोकरी स्किन केयर और शैम्पू उत्पादों को खोदने में कामयाब रही और तुरंत खुशी से कूदने लगी। उसे बिना किसी हिचकिचाहट के लाशों के चारों ओर आत्मविश्वास से दौड़ते देखकर राघव उसकी अनुकूलन क्षमता पर आश्चर्य किए बिना नहीं रह सका, जो उसकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी। देखो राघव, यह क्या है? उस क्षण पूनम को एक बड़ी रैप्टर ट्रक के अंदर एक काला चमड़े का केस मिला। इसे खोलते हुए उसने एक बैंगनी प्लास्टिक की छड़ी, एक छोटा छिद्रित कप, कुछ अवर्णनीय रूप से फीतेदार लॉन्जरी और यहाँ तक कि कीमती शिक्षक सामग्री के लेबल वाले एक छोटे डिब्बे में सावधानी से संरक्षित एक यूएसबी ड्राइव भी पाया। शिक्षक सामग्री, पूनम ने खुद से बुदबुदाया, याद करते हुए कि वह एक शिक्षक थी। उत्सुकता से भरी उसने सोचा कि यह कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है। उसने एक पजल्ड लुक के साथ बैंगनी प्लास्टिक की छड़ी बाहर निकाली, लेकिन जैसे ही उसने अंदर के अजीब कपड़ों को देखा, उसे वास्तविकता समझ में आ गई। उसने एक छोटी चीख निकाली और तुरंत सब कुछ फेंक दिया। राघव पर एक नज़र डाली। शर्मिंदगी से उसका चेहरा लाल हो गया। राघव को यह मनोरंजक लगा, जबकि वह समझता था कि ऐसी व्यक्तिगत ज़रूरतें सामान्य थीं। एक सर्वनाश से बचने के लिए इतना सारा सामान लाना एक साहसी पसंद थी। साफ तौर पर ओएसिस काफिले में कोई जुझारू था। ओएसिस काफिला, जिसने सिर्फ 2 दिन पहले भोपाल शहर छोड़ा था, पूरी तरह से खत्म हो चुका था, जिससे राघव को लाभ उठाने का मौका मिल गया। आधे घंटे से अधिक समय तक दोनों ने अथक रूप से ट्रेन पर सामान लादा। राघव ने अनुमान लगाया कि भले ही वे दिन में 3 भरपेट भोजन करें, उनके द्वारा इकट्ठा किया गया भोजन कम से कम 2 महीने तक चलेगा। किसी भी माप से यह एक विशाल खजाना था। वह एलेक्स की दुस्साहस पर आश्चर्य किए बिना नहीं रह सका। उसने डाकुओं को सड़क और यहाँ तक कि वाहनों को भी रोकते हुए देखा था, लेकिन एक ट्रेन को रोकना, ये पहली बार था।
राघव की राय में एक क्षमताधारक के रूप में एलेक्स का अत्यधिक आत्मविश्वास अंततः उसकी मौत का कारण बना, जो अनुचित नहीं था। और फिर भी इसने उसे एक अप्रत्याशित लाभ दिया था। हालांकि कुछ देर तक खोजने के बाद राघव को घटनास्थल पर केवल 3 राइफल और एक हैंडगन मिली। सभी खराब स्थिति में थीं और एक भी गोली नहीं बची थी। इतनी क्रूरता से लड़ने के लिए ये किस तरह का राक्षस था? राघव ने गहरी भौहें चढ़ा लीं। उसने लाशों से बंदूकें ले लीं, लेकिन गोलियों के बिना वे व्यवहारिक रूप से बेकार थीं। शायद मुझे बस उन्हें निगल लेना चाहिए। फिर भी राघव को लगा कि इतनी मुश्किल से मिली बंदूकों को तुरंत निगल लेना बेकार होगा, भले ही वे खराब हालत में थीं। भूल जाओ, मैं उन्हें अभी के लिए ले लेता हूँ। लगभग हो गया, चलो चलते हैं। राघव ने हाइड्रोलिक लिफ्ट गेट उठाकर सामान को सुरक्षित करते हुए कहा। अब सबसे महत्वपूर्ण काम वापस सड़क पर आना था। उन्होंने सब कुछ उपयोगी इकट्ठा कर लिया था। क्लैंग क्लैंग, अनंत ट्रेन एक बार फिर प्रस्थान करने के लिए तैयार थी। उसी क्षण राघव के मैकेनिकल हॉर्ट ने पूरी ट्रेन को घेर लिया और उसने अचानक अंदर हलचल का पता लगाया। उसकी भौं तुरंत सिकुड़ गई। पूनम की ओर मुड़ते हुए उसने चुप्पी का इशारा किया। उसकी अभिव्यक्ति में गंभीरता को देखते हुए पूनम का चेहरा भी बदल गया। उसकी नज़र ट्रेन की ओर चली गई। क्या कोई अंदर है? राघव का चेहरा गहरा हो गया, क्योंकि उसे अभी भी ऑनबोर्ड बेहोश पड़ी लड़की याद थी, जो उसके लिए पूरी तरह से अज्ञात थी। वह लड़की है। पूनम को आखिरकार एहसास हुआ। राघव एक पल के लिए जम गया, आधा एग्जास्परेटेड, आधा अम्यूज्ड। वह लड़की जो 3 दिनों से बेहोश थी, वह जाहिर तौर पर उसके साथ एक स्नीकी खेल खेल रही थी। क्लैंग, अनंत ट्रेन का कॉकपिट का दरवाज़ा खुल गया, क्योंकि राघव और पूनम एक के बाद एक अंदर आए और इसे अपने पीछे कसकर बंद कर दिया। राघव ने तुरंत ट्रेन शुरू की और फिर पूनम की ओर मुड़ा। सुश्री पूनम, सावधान रहें। उस लड़की में शायद किसी तरह की क्षमता है। मुझे उसे संभालने दो। चलते समय बर्बाद नहीं करना चाहता था और लड़की की संभावित शक्तियों से सावधान होकर राघव ने पूनम की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसे पीछे छोड़ने का फैसला किया। ठीक है, सावधान रहना, पूनम ने जवाब दिया, अभी भी उत्सुकता से भरी हुई थी। वह लड़की की हालत से पजल थी। कोई 3 दिनों तक बिना जागे कैसे सो सकता है? समय का सार होने के कारण राघव को न केवल ट्रेन चलानी थी, बल्कि लड़की से भी निपटना था। इसलिए पूनम ने आगे की सड़क की निगरानी की जिम्मेदारी ली। जैसे ही राघव डिब्बा नंबर 1 में घुसा, उसे सोफा खाली मिला। फर्श पर रस्सी के कुछ टुकड़े पड़े थे, जो साफ साफ खुले हुए थे। अपने कदम धीमे करते हुए राघव ने चलते हुए डिब्बों के बीच के दरवाजे बंद करना शुरू कर दिया। उसे फंसाने का इरादा था। जब वह डिब्बा नंबर 2 पर पहुंचा, तो सामने से अचानक एक लकड़ी की छड़ी उसकी ओर लहराई, जिसके साथ एक तीखी चिल्लाहट थी। यह लड़की ने साफ तौर पर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था, अपने घात में सफल होने के लिए दृढ़ थी। हालांकि राघव की गति पहले ही एक साधारण इंसान से आगे निकल चुकी थी और वह सतर्क था। जिस क्षण छड़ी दिखाई दी, उसका हाथ बाहर निकला और उसे हवा में कसकर पकड़ लिया। अपनी स्नीकी अटैक विफल होने का एहसास होने पर लड़की की अभिव्यक्ति पूरी तरह से बदल गई। वह चिल्लाई, आह, और तुरंत छड़ी छोड़ दी, अगले डिब्बे की ओर भागने लगी और अपने पीछे दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करने लगी। उसे नहीं पता था कि पूरी ट्रेन राघव के नियंत्रण में थी। अगर वह चाहता था कि दरवाज़ा खुले, तो वह खुल जाएगा। क्लैक, जिस दरवाजे को उसने अभी बंद किया था वह फिर से खुल गया। राघव, उसका चेहरा ठंडा था, आगे बढ़ा, अपनी छोटी ब्लेड को कसकर पकड़े हुए। मैं सोच रहा था कि तुम इतने समय के बाद क्यों नहीं जागी? भूख नहीं लगी? बाथरूम की छुट्टी नहीं? पता चला कि तुम इस पूरे समय खुद को खोल सकती थी, राघव ने व्यंग्यात्मक रूप से कहा। आधी रोटी पकड़े हुए लड़की राघव की प्रभावशाली उपस्थिति से इतनी डर गई थी कि वह चिल्लाते हुए भागी, और पास मत आओ, और पास मत आओ। वह बिना सोचे समझे डिब्बा नंबर 3 तक पीछे हट गई। उसका रास्ता अब अवरुद्ध था। हताशा के एक पल में उसकी आंखें चारों ओर दौड़ गईं, इससे पहले कि उसने एक कार्डबोर्ड बॉक्स पकड़ा और उसे राघव पर फेंक दिया। जिस पल उसने चकमा दिया, उसका फायदा उठाते हुए उसने उसके पास से खिसकने की कोशिश की और विपरीत दिशा में भाग गई। राघव सतर्क रहा। उसे संदेह था कि लड़की के पास एक शक्तिशाली क्षमता थी, इसलिए उसने गुप्त रूप से अपनी विंड कैनन तैयार कर ली थी और किसी भी क्षण रक्षा के लिए अपनी आइस शील्ड तैनात करने के लिए तैयार था। उसे आश्चर्य हुआ, लड़की ने बस उस पर एक कार्डबोर्ड बॉक्स फेंका। चकराया हुआ राघव हिचकिचाया। जैसे ही लड़की उसके पास से भागने की कोशिश कर रही थी, राघव ने एक हाथ उठाया, उसकी कलाई पकड़ी और उसे वापस खींच लिया। उसके पैर की एक त्वरित यात्रा ने उसे जमीन पर टम्बलिंग कर दिया, जहां वह दर्द में चिल्लाई, ओ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, बड़े भाई, कृपया मुझे मत मारो। राघव ने भौहें चढ़ा लीं। उसने उसे बहुत आसानी से काबू कर लिया था। उसे उस प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा जिसकी उसने उम्मीद की थी। फिर भी उसे स्पष्ट रूप से याद था कि इस लड़की ने पिछली रात दादा बादल को हवा में आसानी से फेंक दिया था।
उसका संदेह और गहरा हो गया क्योंकि उसने उसकी आंसू भरी आंखों में चालाकी का एक हल्का निशान देखा। तुरंत उसकी सतर्कता बढ़ गई। वह नाटक कर रही है। साथ खेलते हुए राघव ने ठंडे लहजे में डांटा, तुमने मेरा खाना चुराया, फिर मुझ पर घात लगाने की कोशिश की। क्या तुम उस व्यक्ति को ऐसे चुकाती हो जिसने तुम्हारी जान बचाई? यह महसूस करते हुए कि राघव उसे मारने का इरादा नहीं रखता, लड़की ने अपने प्रदर्शन को और बढ़ा दिया। उसका चेहरा लाल हो गया क्योंकि उसने और भी नाटकीय रूप से विनती की, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, कृपया मुझे मत मारो। उसके नीचे दबी हुई लड़की बेतहाशा छटपटाने लगी। उसके छोटे शॉर्ट्स ने दो चिकनी नंगी टांगें उजागर की जो अपनी पूरी ताकत से किकिंग कर रही थीं, भागने के लिए संघर्ष कर रही थीं।